पाकिस्तान का इन दिनों हाल बेहाल है। पाकिस्तान इस समय भयंकर गृहयुद्ध जैसे हालात में है। टीएलपी का गुस्सा शहबाज सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। पाकिस्तान में टीएलपी के विरोध प्रदर्शन ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में व्यापक हिंसा और आगजनी के साथ मौत की भी खबरें सामने आई हैं। तो वहीं बलूचिस्तान में बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। अफगानिस्तान से संघर्ष ने शहबाज और मुनीर की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तालिबान ने प्रचंड प्रहार के सामने मुनीर की सेना को टिकने नहीं दिया। तालिबान के सामने मुनीर सेना भागती नजर आई। देश के कई प्रमुख शहरों में हिंसा, आतंकी हमले और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार का दोहरा रवैया, टीएलपी और टीटीपी के हमले, बलूचिस्तान और पीओके में विरोध ने हालात को और गंभीर बना दिया है। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अर्थव्यवस्था और बढ़ते कट्टरपंथ ने पाकिस्तान को संकट के मोड़ पर ला खड़ा किया है। संकट न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान किस हालात में पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? जो जानकारी हम आपको अभी तक लगातार दे रहे थे वो हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के रूप में दिखा देते हैं। हमने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान में टीएलपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीएलए, टीटीपी पाकिस्तान के लिए पहले ही सिरदर्द बन चुके हैं। मुनीर सेना पर बीएलए और टीटीपी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इस बीच अफगानिस्तान के साथ जो हालात खराब हुए उससे शहबाज और मुनीर की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ी है। तालिबान के सामने, तालिबान के जवाब के सामने मुनीर की सेना टिक नहीं पाई, क्योंकि तालिबान ने कहा कि उसने 58 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार डाला। हालांकि पाकिस्तान ने कहा 23 ही मारे गए। उधर पीओके में जो एजिटेशन है, विरोध है, उसकी हालत और गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और कमज़ोर हो गई है। बढ़ते कट्टरपंथ ने पाकिस्तान को संकट के मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये वो जानकारी जो हम आपको लगातार बता रहे थे, खासतौर पे हम आपको ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं ये जानकारी, क्या क्या पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। कर्नल टाट दिनेश नैन मेरे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश नैन, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूँगा। पाकिस्तान अब तक तो कोशिश कर रहा था कि वो अपने यहाँ हो रहे मसलों के लिए एक ढाल अपने सामने ले आए, जिससे वो जो रिटेलिएट करता है उसमें बचाव हो सके। उसने JF-17 का इस्तेमाल किया, उसने F-16 का इस्तेमाल किया, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, वो सारे बलूचिस्तान में इस्तेमाल किए उसने। यहाँ उसने अमेरिका को बुलाया जिससे एक शील्ड उसके ऊपर आ जाए, वो जो कुछ कर रहा है उसके बारे में दुनिया ज़्यादा सवाल ना उठाए। चीन पहले से यहाँ पर है, लेकिन डूरंड लाइन अब पूरी 2640 किलोमीटर की इतनी वोलेटाइल हो गई है कि यहां पर आग लगी हुई है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कई कुल्हाड़ियां तो नहीं मार ली? देखिए, बहुत कुल्हाड़ियां मारी हैं राजीव। अभी आप देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ 2 नेशन थ्योरी के बेस, जैसा बोलते हैं लोग। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए पाकिस्तान के हाल, तो वहां पर तो लगता नहीं, पता नहीं 3, 4, 5 कितनी नेशन थ्योरी लगने वाली हैं। जैसे आप बता रहे हो, बलूचिस्तान जल रहा है काफी दिनों से। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तून मंजूरी के नेतृत्व के अंदर पूरा पश्तून इलाका जो है, वजीरिस्तान, स्वात वैली, सब अलग होना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेके आपके जो पीओके का क्षेत्र है, हमने अभी देखा रिसेंटली, जहां पाकिस्तान की सेना काली ड्रेसेस पहन के और पंजाब की पुलिस को उनको वहां भेजना पड़ा। पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि पीओके की जो पुलिस है उसने तो लोगों पे, और गिलगित की पुलिस ने तो लोगों पे हथियार उठाने या गोलीबारी करने या फिर डंडे उठाने से मना कर दिया। और फिर उसी पुलिस को आप देखिए, वहां की जनता पंजाब के बॉर्डर तक छोड़ने आई। और वैसा ही हाल कुछ सिंध में चल रहा है।
तो कितने कितने हिस्से कितने कितने हिस्सों में बंटने वाला है, कहाँ कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना अनरेस्ट है। और रही सही कसर इसमें राजीव पूरी कर दी इनकी तहरीक लब्बैक पार्टी, जो कि साद रिजवी जो है उसके नेतृत्व में है। और ये टीएलपी जो है तहरीक लब्बैक पार्टी अभी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, लेकिन पहले तो ये मौलाना के नीचे ये लोगों का जमघट था। और इसको हवा किसने दी? इसी सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। इन्हीं लोगों ने इसको उबारा। सही कह रहे हैं, किसके खिलाफ? सही कह जो रहे इमरान खान जीत के आए थे और जो पीटीआई जीत के आई थी और जो सड़कों पे हुजूम निकला था उसको काउंटर करने के लिए। अब जब ये ताकतवर हो गए तो इन्होंने इन्होंने कहा कि जो मदरसे की पढ़ाई पूरे पाकिस्तान को पढ़ाई जा रही है इतने सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ, तो आज आप उस मदरसे की पढ़ाई के खिलाफत करते हुए कैसे अमेरिका के जूते चाट रहे हो, जिसने इजराइल को यानी यहूदियों को सपोर्ट किया, पैलेस्टाइन को लोगों को कत्लेआम करने के लिए। अरे जब आपका जनरल जिया उल ब्रिगेडियर था, जो आपका तानाशाह जनरल जिया उल हक, वो कहा गया था, उसको भी तो सऊदी अरब के अंदर एक टाइम आया था जब उसको फिलिस्तीनियों के खिलाफ वो अपनी सेना लेके गया था और वहां पे उसने कत्लेआम किया था 20,000 पैलेस्टाइनियों का, किंग अब्दुल्ला के कहने पे, जॉर्डन के। और उसको ब्लैक डे के नाम से लोग बोलते हैं, तो उसको तो ये याद रखते नहीं। मतलब इनका कोई भी इनकी मॉरल वैल्यूज नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात ये कि अब ये अफगानिस्तान से पंगा लेके बैठ गए, अफगानिस्तान से पंगा ले लिया इन्होंने। और इनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जैसे कि अगर अभी जब रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे, आमिर खान मुत्तकी, क्या क्या कहा मुत्तकी ने राजीव? उसने क्या कहा था? इनको कहा था कि अगर हमारे बारे में पूछना है तो आप जाके अंग्रेजों से पूछो, आप जाकर के रशिया से पूछो, अमेरिका से पूछो, तो आपको मालूम चलेगा कि इस कौम के साथ, अफगानिस्तान की कौम के साथ, अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ पंगा नहीं लेते। लेकिन उन्होंने लिया, एक बार नहीं, 3 बार ले लिया। 8 तारीख को इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, जब आपका तुर्कम जो इनका क्रॉसिंग है उसके इलाके के अंदर, जहां पे पतिया से लेके और खोस से लेके आप लगाओ नंगरहार के इलाके में इन्होंने कितने सिविलियंस को मारा। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरी बार हिमाकत की 15 तारीख को, फिर इन्होंने एयर स्ट्राइक की। और अब तो पिछले फ्राइडे को तो इन्होंने चमन बॉर्डर जो पड़ता है इनका बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान का, जो कि कंधार जिला जो अफगानिस्तान का है, उसका स्पिन बोल्डेक इलाका, उसके अंदर सरेआम क्रिकेटर्स तक को उड़ा दिया। और जिनके नेशनल, लोकल प्लस नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स को उड़ा दिया। और हम क्या सोचते हैं कि अफगानिस्तान इनको छोड़ देगा? देखिए आप किस प्रकार से घुसे वो अंदर घुस के इनका टैंक तक उठा के ले गए, बोलते ट्रॉफी है हमारे, T-90 टैंक ले गए घसीट के, इनकी पतलूने तक उतार के ले गए, 12 से ज्यादा चौकिया को उनको घेर लिया। और पाकिस्तान ने 2 बार विश्वासघात किया। जब भी कतर इनके साथ में बातचीत करा रहा था, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बातचीत से पहले शुरू में इन्होंने अटैक किया, फिर जब बातचीत हुई उसके बाद तुरंत इन्होंने अटैक किया, और तीसरी बार जब उस बातचीत को एक्सटेंड करने की बात दोहा में होने वाली थी तो धोखा दिया इन गद्दारों ने और मारा। और ये सोच रहे कि ये बातचीत जो है और अब ये जो शांति कर ली, हमने बड़ा तीर मार दिया, इनके लोग 12-13 लोगों को, सिविलियंस को मार के उसको घायल करके। इनको ये नहीं पता कि अफगानिस्तान अब पूरे तरीके से पूरी दुरंद लाइन के ऊपर वो आ गया है। तार खोलनी शुरू कर दी है राजीव, दुरंद लाइन की तारे लपेट लपेट के तालिबान जो है अपने बक्से में रख रहा है इनकी, खोल खोल के। और जो गेट था इनका आपस में, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का चमन बॉर्डर के ऊपर, जिसको ये बोलते थे दोस्ती का गेट है, गेट वेट सब तोड़ दिया इनका, कुछ नहीं है वहां पे अब। और अब इनका कहना यह है कि सदियों से, यानी 1893 में जब जनरल डोरंड ने पश्तूनों और पठानों को अफगानिस्तान में 2 भाग में बांट दिया था दुरंद लाइन के कारण, अपने आप अमेरिका ने जो है वो बॉर्डर लाइन बना दी थी। उस टाइम तो पाकिस्तान भी नहीं था ना, तब तो हिंदुस्तान था। एग्जैक्टली हिंदुस्तान वो भारत अफगानिस्तान में होता। दर्शकों, प्रोफेसर दिनेश नैन इतनी डिटेल जानकारी दे रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपनी किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट चीज़ों को बहुत डिटेल में सामने रखते हैं। दर्शकों, ये भी समझ लीजिए, इस बीच में प्रोफेसर दिनेश नैन ने, कर्नल दिनेश नैन ने, माफ़ी के साथ, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने
टीएलपी का जिक्र किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये एक संगठन है जिसको 2015 में तैयार किया गया था और यह संगठन पाकिस्तान आर्मी का पालतू कहा जाता है। दर्शकों, उनके हिसाब से काम करने वाला है और हर पार्टी वहां आर्मी के जरिए इसकी मदद लेती है। ये एक पालतू कुत्ते की तरह है जिसको आर्मी पालती है, लेकिन वे पालतू कुत्ता दांत दिखा रहा है वापस पलटकर, लिहाजा इसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तहरीक का मतलब संगठन होता है, लब्बैक का मतलब हाजिर हूं मैं इसके लिए। ये इस तरीके का संगठन है, लेकिन ये हाथ से निकल गया है। क्या पता कुछ दिनों में इसके हाथ में भी कलाश्निकोव हो और पाकिस्तान एक और आतंकवादी संगठन को पाल रहा हो। डूरन लाइन की बात अभी कर्नल दिनेश नैन ने की। 1893 से 1993 तक के लिए था। 100 साल का अब्दुल रहमान खान जो कि अफगानिस्तान के शासक थे, और इस तरफ सर डूरन ने इसको किया था। अफगानियों ने कहीं नहीं माना। प्रोफेसर मनोज कुमार, अफगान क्या इस बात को सही कह रहे हैं कि रूस यहां से बेइज्जत होकर गया, अमेरिका अपनी इज्जत बचाकर यहां से भागा है, न जाने कितने हथियार छोड़कर यहां से भागा है, और आज जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान अपनी नफरी अगर कम से कम भी मारे गए लोगों की एक्सेप्ट करता है तो कहता है कि हमले में 23 सैनिक मारे गए। 23 सैनिक एक साथ एक हमले में एक अनप्रोफेशनल आर्मी द्वारा मारे जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान तो यूं ही दिखाता है। हकीकत क्या है डूरन लाइन पर? देखिए राजीव जी, आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया बिल्कुल पाकिस्तान का उजागर किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलते रहा है और उसका इतिहास रहा है, और किसी भी देश का इतिहास से हम सबक सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि हर बार वहां की जनता जो मैंडेट देती है उसको नकारता है और एक फंडामेंटलिज्म और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ती है। और चाहे वहां की आर्मी हो, और जिस तरीके से अभी नैन साहब ने जो बात रखी, जिस तरीके से डीपली उन्होंने बताया, मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं। क्योंकि देखिए आज अफगानिस्तान को पाकिस्तान वही समझ रहा है 96 से 2001 वाला तालिबान, उसे यहाँ पे भूल कर रहा है। क्योंकि आज 2001 के बाद से 20 साल जिस तरीके से अमेरिका को उसने भगाया वहां से, और जो चीजें वहां से छोड़ के गया है, जो हथियार लगभग मुझे लगता है कि $60 बिलियन का हथियार वहां पे छोड़ के गया है, और वो बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है। तो हथियार के मामले में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने टिक नहीं सकता। और दूसरा, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जिस तरीके से जो डुरंड लाइन जो अंग्रेजों का क्रिएशन था उसको अफगान ने कभी माना नहीं और हमेशा से उसको एक तरीके से डिनाई किया, और आज उसको उखाड़ के फेंक रहा है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और ये जो उसके सैनिक जो मारे गए हैं, अगर आप देख लीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने जिस तरीके से ऑपरेट किया, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड मीडिया को और इवन अपने लोगों को गुमराह किया, और वो धीरे धीरे वो सारी चीजें एक्सपोज हुई। तो पाकिस्तान को इस चीज से आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान एक झूठ के दीवार पे टिका हुआ है। और मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा राजीव जी कि ये युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं है, ये युद्ध अमेरिका लड़ रहा है एक तरीके से। आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है पाकिस्तान अमेरिका के सामने, और एक तरीके से वो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो अबराम जो उसका एयरपोर्ट है जिसको उसने बनाया था, उसको वापस लेने के लिए। क्योंकि आप देखिए 22 सितंबर 2025 को अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद से ये सारी चीजें गतिविधियां चेंज हुई है। और एक मैं और आपको क्रोनोलॉजी बताऊं कि वही 2023 में पाकिस्तान के ख्वाजा जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका स्टेटमेंट आया कि अफगानिस्तान हमारे भाई है, मुजाहिद है। लेकिन वही 2025 में वो आज बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी एक संगठन है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने इंटरेस्ट को, और खास करके अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि आज का जो अफगानिस्तान है वो 1996 और 2001 वाला अफगानिस्तान नहीं है, वो तालिबान नहीं है। आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरीके से भारत में आए थे और देवबंदी को अगर आप ऐतिहासिक रूप से जोड़ के देखिए तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान को एक सपोर्ट किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और आज वही उसका रिपरकशन आप देखने को मिल रहा है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि साउथ एशिया रीजन में बिल्कुल वहां पे चाइना जिस तरीके से बैठा हुआ है और लगभग $60 बिलियन लगा के भी वो अपना सीपेक और
जो उसका जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान वहां पे फाइट करके और चाइना को वहां पे शांत रह सकता है। तो ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से दोहा में कतर और तुर्की ने जो एक युद्ध विराम के लिए जो सहमति कराई, वो बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं है। और ये दोनों अमेरिका के एलाई पार्टनर है, चाहे तुर्की हो या कतर हो, तो ये सारे अमेरिका का इंटरेस्ट पूरा करने के लिए पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आने वाले समय में बिल्कुल चारों तरफ से घिरेगा। और मैं जो देख रहा हूं कि आने वाले 1 वीक या 2 वीक में बलूचिस्तान बीएलए भी अटैक करेगा, और उसके बाद से जो पाकिस्तान की स्थिति बनेगी वो बहुत ही भयावह हो जाएगी। क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से फुटेज में दिखाया कि आंतरिक लेवल पे वहां पे बहुत डिस्टर्बेंस है, वहां सिविलियन रोड्स पे निकल रहे हैं। और दूसरा जो अभी टीएलएफ की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बेसिकली आर्मी ने ही बनाया था। वहां की जो भी चुनी हुई सरकार आती थी और जब वो अच्छा काम करती थी, उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता था, तो उसके माध्यम से ये लोग एक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के वहां पे यूज किया। लेकिन आज वो आर्मी के खिलाफ वहां पे काम कर रही है, क्योंकि कभी भी वहां के जो रेडिकलाइजेशन हो, कभी भी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन बेचने नहीं देंगे। और अभी जिस तरीके से शहबाज शरीफ हो या आसिफ मुनीर हो, इन दोनों ने अमेरिका के लैंड को अमेरिका के सामने पैसे के लिए बेच रखा है, एक तरीके से गिरवी रखा है। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष और तेज होंगे और इसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज होगा। जी राजीव जी, संघर्ष बहुत तरीके से तेज होंगे, पाकिस्तान इसमें एक्सपोज होगा। लेकिन हर मोर्चे पर संकट। कर्नल दिनेश नैन, पाकिस्तान कई सारे फ्रंट अपने लिए खुद ही ओपन कर रहा है। और वो बीएलए और बीआरजी से पहले परेशान था। हम इस बात को ना भूलें कि सिंध में भी एक अलग मुहिम चल रही है जो थोड़ी दबी है, उसको एक चिंगारी की ज़रूरत है, वो लगातार एक्टिवेट वहाँ पर रही है। लेकिन आगे बढ़ें, बलूचिस्तान में क्या हालात है, वहाँ की पार्लियामेंट में ही सवाल उठाया गया और उन्हीं के पार्लियामेंटेरियन ने कि अगर आप क्वेटा से 5 किलोमीटर दूर आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इलाका हमारा है, तो इसका सबूत दीजिए, प्रूफ करके दिखाइए। क्योंकि दिन में भले फोर्सेस दिख जाएं, रात शाम 6 से अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक कोई भी पाकिस्तानी फोर्स पूरे बलूचिस्तान में नहीं होती। ऊपर आते हैं, केपीके में वही हालत हो गई है और उसके ऊपर पीओजे में भी वही हालत हो गई है। पाकिस्तान क्या एज पर खड़ा है एक गृह युद्ध के? तो पहले ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जो बना था 2 नेशन थ्योरी के ऊपर कि भाई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, ये इनका बेसिक थीम था। और ये इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण था। मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाहता था प्राइम मिनिस्टर, उधर से जवाहरलाल नेहरू जी बनना चाहते थे। तो उनको जब दिखाई दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी का ज्यादा सपोर्ट चल रहा है, तो मुस्लिम कार्ड खेल के अपना ये अलग देश बनाने की कोशिश की। और उसमें जिन लोगों को, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान भाई थे, जिनको उकसाया गया था पाकिस्तान बनाने के लिए, वो तो गए ही नहीं, वो तो यही है। पंजाब को बांट दिया गया, इधर के मुसलमान उधर चले गए, हिंदू इधर आ गए। और दूसरा इलाके में फर्क पड़ा सिंध के अंदर, जहां सिंध के अंदर हमें मालूम है जूनागढ़ की रियासत से लेकर के और जितने भी लोग उधर पलायन किए थे। और वहां पर जाने के बाद जो सिंध के अंदर, जैसे आप पूछ रहे थे मेरे से अभी, वहां जाने के बाद ना तो उनकी भाषा को तो तवज्जो दिया गया, ना उनकी कल्चर को खराब करने की कोशिश की। तो इसलिए वहां पे सिंधी जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं। और 2 नेशन थ्योरी 71 के अंदर विवेक खत्म हो गई थी। 2 नेशन थ्योरी 71 में इसलिए खत्म हो जाती है कि अरे ईस्ट पाकिस्तान तो मुस्लिमों का था ना, इस्लाम था वहां। तो फिर जब आप इस्लाम को साथ नहीं रख पाए, तो कौन सी 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं आप तो बेसिकली एक नॉन कैरेक्टर वाला एक देश हो, जिसकी कोई कैरेक्टर ही नहीं, जिस देश का, जिसकी कोई इजाद जो हुआ है उसका कोई थीम ही नहीं है। तो इनका कोई ओरिजिन नहीं ढंग का, इनका कोई मतलब इनका कोई विजन नहीं था बनने के टाइम पे। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब ये देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो पीओके इन्होंने ले लिया था उसमें हो रहा है। भारत के साथ क्या रह गया इनका? एक ही चीज का मसला रह गया। अब 2 नेशन थ्योरी नहीं है, वो है हमारा पीओके और गिलगिट। वो इन्होंने कब्जा रखे, हमें वापस लेना है और हमारी कोई लड़ाई नहीं है इनके साथ में। अब हम आ जाते हैं, आप जैसे आप बता रहे थे अभी कि भाई इसके अंदर जब सिंध में भी लड़ाई चल रही है, इसके अंदर बलूच में भी है, इसके खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पीओके में, गिलगिट में, चारों तरफ से खंड खंड होने के कगार पे खड़ा है। और इसको सब डोमिनेट कर रहे हैं इनका पंजाब। जो पंजाब आधा बट के पाकिस्तान में चला गया, वो पंजाब के मैक्सिमम लोग सेना में हैं,
मैक्सिमम लोग पुलिस में हैं, मैक्सिमम लोग इनके रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कोर में भी उनके मैक्सिमम पंजाबी भरे हुए हैं। सारे के सारे ओहदेदार जितने भी इनके आईएएस वगैरह हैं, आईपीएस हैं, इवन सर, आईएएस आईपीएस, सॉरी, पाकिस्तान का जो पुलिस है, पाकिस्तान जो पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट है उसमें बलोच भी नहीं बचे हैं। वो एग्जैक्टली देखो विवेक, सबके सब पंजाबियों ने कब्जे कैप्चर कर लिया, और पंजाबी मतलब पाकिस्तान। तो बाकी अहमदिया हो तो आप मुस्लिम नहीं, बाकी आप सुन्नी सिया के अंदर इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। अब सिंध से इनके डिफरेंस, बलूच से इनके डिफरेंस, पश्तून से इनके डिफरेंस। तो बेसिकली कितने नेशन कितनी थ्योरी, 4 नेशन कितनी थ्योरी। वाकई प्रोफेसर मनोज कुमार का रुख कर लेता हूं। प्रोफेसर मनोज कुमार, ये इतिहास रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पर हुआ है कि भारत की मौजूदगी को नकारना है, हमें अलग रखना है। इस्लाम और हिंदू के नाम पर पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटा था, और वो इस्लाम वहां पर किस हालत में अब है ये हम सभी जानते हैं, लोग किस हालत में हैं। लेकिन पाकिस्तान अक्सर, प्रोफेसर मनोज कुमार, ये वाला कार्ड जरूर खेलता है। जैसे पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, पीओके, ये सब इस वक्त एजिटेशन के टॉप पर हैं और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। जब जब वो ऐसे ट्रैप में फंसता है तब तब वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को उभारता है, कुछ ऐसा करता है कि भारत के साथ तनाव बढ़ता है। क्या भारत के साथ तनाव बढ़ने का समय नजदीक है कि कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही। क्योंकि पाकिस्तान का ओरिजिन जो हुआ था वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के आधार पे हुआ था, और अभी जिस तरीके से नयन साहब और आपने भी जो रखा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसको बनाया गया। तो मैं हमेशा इस चीज में बोलता हूँ कि पाकिस्तान एक कृत्रिम राष्ट्र है, और जब कोई भी कृत्रिम चीज है जब शामिल हो जाती है तो उसका जो नेचर है वो समाप्त हो जाता है। तो आज जो पाकिस्तान है वो भारत का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। जो चाहे बांग्लादेश हो भी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। इवन अफगानिस्तान को भी अगर आप देख लीजिए, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो सारे एक भारत के कल्चर में पले बढ़े और उस तरीके का एक ट्रेडिशनल नेशन था। लेकिन पॉलिटिकल पावर्स के लिए जिस तरीके से इसका डिवीजन ब्रिटिशर्स ने किया और अपने फायदे के लिए किया, जो कि आज भी 78 साल में आप देख सकते हैं कि वो चाहे क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, उन लोगों ने कितने विजनरी थे कि इस लोकेशन को ऐसे डिस्ट्रॉय किया कि आज भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा अमेरिका और यूरोप के इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है और भारत को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। क्योंकि हम जब भारत और अभी 2 नेशन थ्योरी की जो बात हम लोग कर रहे थे, उसमें बेसिकली उनको पता था कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत क्रम्बल कर जाएगा। क्योंकि एक लैंग्वेज के आधार पर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड का डिसऑर्डर हो रहा था, टूट रहे थे, तो उनका मोटिव था कि भारत एक इतना डाइवर्सिफिकेशन वाला देश है और ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, इसीलिए उस पाकिस्तान को, उस रेखा को और वहां पे बनाया गया। तो आज वो चीजें जग जाहिर हो रही है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने जिस तरीके से भारत को एक समाहित किया, और एक भारत की 78 साल की यात्रा को अगर आप देख लीजिए तो 2 साल का इमरजेंसी को अगर हटा दीजिए तो हमने डे बाय डे अपने संवैधानिक और आंतरिक और बाहरी शक्तियों को मजबूत किया है और विश्व में हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इसीलिए क्योंकि भारत की संस्कृति है, भारत का एक कल्चर है, लेकिन पाकिस्तान ने उस संस्कृति और कल्चर को डिस्ट्रॉय किया और इस्लाम के नाम पे डिस्ट्रॉय किया। और आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिंध अलग डिमांड कर रहा है, बलूचिस्तान अलग डिमांड कर रहा है, पीओके अलग डिमांड कर रहा है, और अभी जिस तरीके से पंजाब का जो प्रांत है वो पूरा, चाहे आर्मी हो या वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास हो, जिस तरीके से हाईजेक कर रखा है पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे, तो वहाँ की जनता इन सब चीजों को देख रही है। और इसीलिए पाकिस्तान बिल्कुल सिविल वार, मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ सिविल वार चल रहा है और इसको सिर्फ एट्रोसिटी के दम पे और आर्मी के दम पे उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात, आपने जो एक सवाल किया कि इंडिया का जो एंटी सेंटिमेंट्स, और वो ऑब्वियस है कि उन्हें पता है कि इस्लाम के नाम पे अगर हम भारत के साथ युद्ध करते हैं तो हो सकता है कि ये जो हमारा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कुछ दिनों तक टल जाए। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान जिसने गड्ढा जो खोदा था, आज वो उस खुद गड्ढे में गिरने जा रहा है। क्योंकि आप इस चीज में चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आज का जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान, जिसको पिछले आप देख सकते हैं कि 2021 के बाद से, अमेरिका के जाने के बाद से, और अमेरिका गया नहीं बल्कि उसको भगाया अफगानियों ने वहां पे, तो आप इस चीज को भूल नहीं सकते हैं। और इतिहास हमेशा से हम इस चीज को सीखते हैं, और अफगानिस्तान ने कभी भी उस लैंड पे किसी को आने नहीं दिया, ये विरासत रही हुई है। और जिस तरीके से आज भारत उसके साथ खड़ा होते हुए दिख रहा है और कर भी रहा है, और आप देख लीजिए 2021 के बाद से भारत ने अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपने फॉरेन पॉलिसीज के माध्यम से, ह्यूमैनिटेरियन एड के माध्यम से जिस तरीके से उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है,
वो अपने सॉवरेनिटी के लिए और अपने आइडेंटिटी के लिए फाइट करेगा। तो ये जो आइडेंटिकल वार है उसमें आप कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक बढ़त बनाए हुए है। कर्नल दिनेश ने अफगानिस्तान बढ़त ले लेगा, ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं पाकिस्तान को, वो उसने बड़ी टक्कर दी है। लेकिन ये भी एक सच है कि मैन बिहाइंड द मशीन अगर इम्पोर्टेंट है तो मशीन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बेटर इक्विपमेंट के साथ वहां पर मौजूद है डूरन लाइन पर। क्या अफगानिस्तान टिक पाएगा? अगर, क्योंकि पाकिस्तान ने एयर अटैक्स किए, एयर सुप्रीमेसी है उसके पास, अफगानिस्तान अगर हालात खराब होते हैं टिक पाएगा? देखिए विवेक, अगर आप बात करें कि कन्वेंशनल जो आर्मी है दोनों की आमने सामने, अगर उसके बेस पे हम कहें कि क्या अफगान पाकिस्तान से लड़ पाएगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। लेकिन अफगानियों का तरीका कन्वेंशनल आर्मी यानी एक ट्रेडिशनल आर्मियों की तरह से लड़ने का नहीं है जो पारंपरिक होता है। ना ना, ये लोग गुरिल्लाज हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं ये लोग। ये टुकड़ियों में बट के लड़ाई करते हैं, और जब टुकड़ियों में बट के लड़ाई करने वाली सेना होती है, उसके सामने अच्छी से अच्छी कन्वेंशनल सेना परास्त हो जाती है, परेशान हो जाती है। और यही कारण है कि रशिया हो चाहे अमेरिका हो, दोनों की सेनाओं को बेशक थोड़ा टाइम लगाओ, लेकिन थक हार के भागना पड़ा। अब रही बात, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो ये बताना चाहूंगा कि ये सारा का सारा जो खेल है, ये पाकिस्तान ने अपने लिए खड़ा कैसे किया। देखिए 1980 के दशक तक पाकिस्तान का एक ही सोच था, भारत दुश्मन। और उस सोच वो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है उसका पाकिस्तान में सर्वाइवल था ही इसी बात के लिए कि भारत से हम आपको बचाएंगे, और कुछ भी मतलब नहीं था, और खासकर 71 के बाद। लेकिन 1980 के दशक में जब रशिया ने एंटर किया अफगानिस्तान में, वहां कुछ पहलू बदले। उस समय पे अमेरिका ने पैसे देके पाकिस्तान को इस्तेमाल किया ताकि रशिया आकर के अफगानिस्तान में ना बैठ जाए। लिहाजा जिहाद के नाम पर काफी अरब देश के युवाओं को जो है लाल मस्जिद इस्लामाबाद का एड्रेस दिया गया, वहां पे मौलवियों ने उनको ब्रेन वॉश किया, और ये तालिबान खड़ा हुआ। इस तालिबान ने फिर 10 साल के लगभग, अगर आप देखें 20 साल के लगभग टाइम लिया रशिया को निकालने के। और 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ और अमेरिका जो है अलकायदा को खत्म करने के चक्कर में ये कह के कि अलकायदा बैठा हुआ है तालिबान के साथ में इसमें अफगानिस्तान में, तब तक तालिबान तो अमेरिका का बहुत प्यारा बेटा था। लेकिन वहां पे उसको अमेरिका जब उतरा, इसी अमेरिका से पैसे लेके उसी तालिबान को जिसने पाकिस्तान ने खड़ा किया, पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर उसको पैदा किया, उनको पाला पोसा, उसी तालिबान को मारना शुरू कर दिया। जब यह हुआ तो ये तालिबान कबीलों में जाके छुप गए, और इनका पहला जो नेता बना वो था बैतुल महसूद। उसने 17 के करीब ऐसे कबीलियों को इकट्ठा किया कि ये क्या बदतमीजी है पाकिस्तानी सेना की, हम लोगों को खुद पैदा किया और हमें ही मारने अमेरिका से पैसा लेके। तो इन्होंने बनाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो आज की तारीख तक इनके नाक में दम बना हुआ है। अब पूरा नाक में दम कर रखा उसने खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, स्वात मुझे बड़ी खुशी हुई सर, आज पहली बार किसी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पैदा होने की कहानी को अपने जवाब में रखा।